कापा, दैट इज़ करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कापा, जिसे हम बोलते हैं करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। इट इज़ ए प्रोसेस, अभी हम बात करेंगे व्हाट इज कापा। इट इज़ ए प्रोसेस विच इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई रूट कोज, टेक करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव रीअकरेंस ऑफ रूट कॉजेस। ये एक तरह की प्रोसेस है। इट इज़ ए प्रोसेस, ये कापा क्या है, एक प्रोसेस है विच इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, जिसमें प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं और सॉल्व करते हैं, रूट कोज को आइडेंटिफाई करते हैं और एक्शंस लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं उसे करेक्ट करने के लिए, और ताकि वो फ्यूचर में ना हो दोबारा, उसके लिए उस रीअकरेंस को रोकने के लिए प्रिवेंटिव एक्शंस हम लेते हैं। The ultimate purpose of CAPA is to assure that a problem can never be experienced again. CAPA का मेन जो पर्पज़ है वो है कि ये प्रॉब्लम दोबारा एक्सपीरियंस ना हो, दोबारा ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। उसके लिए क्या हम लोग एक्शन लेंगे, दैट इज द कापा, करेक्टिव एक्शन। ये इसका मेन पर्पज़ है। द वर्ड कापा इज मेड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स CA एंड PA, or we can say corrective actions and preventive actions. तो CA, corrective actions. Corrective actions are those which are taken on root cause to prevent the reoccurrence. Corrective actions उस root cause के ऊपर हम लोग लेते हैं ताकि वो दोबारा ना हो सके, उसे करेक्ट किया जा सके और उसे वो दोबारा ना हो। And preventive actions are those actions which are taken on the potential causes to prevent the occurrence. और preventive action हम उसके लिए लेते हैं कि किसी भी तरह के potential cause create अगर होते हैं, potential cause की वजह से कोई problem create ना हो दोबारा, उस problem को दोबारा create ना किया जा सके, और potential cause को diminish करने के लिए preventive actions हम लेते हैं। तो करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस, एक्शन टेकन ऑन फॉर करेक्टिव एक्शंस, रूट कोज के ऊपर हम एक्शन लेंगे, जबकि प्रिवेंटिव एक्शन में पोटेंशियल कोज के ऊपर हम एक्शन लेते हैं, और रूट कोज के ऊपर एक्शन लेने के बाद उसे प्रिवेंट करते हैं ताकि वो दोबारा ना हो, और पोटेंशियल कोजेस के ऊपर एक्शन लेते हैं ताकि वो ना हो। एम ऑफ कापा सिस्टम, कापा सिस्टम का एम क्या है? First one, to identify potential risk, problems, incident before happen. पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करना उसके होने से पहले, ये मेन कापा का एम है। टू डॉक्यूमेंट एरर्स टू अलाउ इन्वेस्टिगेशंस, एरर्स को डॉक्यूमेंट करना इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, उसे अलाउ करना। टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड ऑल इंसिडेंट दैट अकर, हर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना जिसकी वजह से इंसिडेंट हो रहे हैं। टू डिटरमाइन द रूट कोज ऑफ एन इंसिडेंट, किसी भी इंसिडेंट के रूट कोज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग का ये कापा का मेन एम है। टू इम्प्लीमेंट एनी एक्शन टू प्रिवेंट और करेक्ट द इंसिडेंट, किसी भी इंसिडेंट को करेक्ट करने के लिए कोई एक्शन लेना, करेक्टिव एक्शन, और उसे प्रिवेंट करना प्रिवेंटिव एक्शन होगा, ये मेन एम रहेगा। टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड वीकनेसेस इन एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, प्रोसेस और प्रोसीजर के बीच में जो गैप है, वीकनेस है, उस गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये कापा सिस्टम का एम रहेगा। टू आइडेंटिफाई फेलियर ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के फेलियर को आइडेंटिफाई करना भी कापा सिस्टम का मेन एम है। नाउ कापा प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। कापा प्रोसीजर में आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या करते हैं? डिफाइन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हम डिफाइन करते हैं क्या प्रॉब्लम हो, देन उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट कैसे? इनिशियल असेसमेंट ऑफ इम्पैक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, किसी उस प्रॉब्लम का
प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो हम लोग एसेस करते हैं बाय रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। देन इमीडिएट एक्शन, फिर हम क्या करेंगे, इमीडिएट एक्शन लेते हैं। इमीडिएट एक्शन क्या करना है हमें, उसी टाइम वो एक्शन हम लोग लेंगे। देन उसके बाद रूट कोज इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो कि मैं कल अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। रूट कोज एनालिसिस में बाय पैरेटो चार्ट, बाय 5 वाइज या फिर फिश बोन डायग्राम से हम रूट कोज इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन उसके बाद कंक्लूजन एंड क्वालिटी डिसीजन हम लोग लेते हैं। उस रूट कोज को कंक्लूड करके देन डिसीजन लेते हैं फाइनल थ्रू कंक्लूजन ऑन द इम्पैक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। देन उसके बाद एक्शन प्लान लेते हैं, इसमें हम करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। देन उसमें लिस्ट बनाएंगे क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। देन उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है एंड फॉलो अप लेना है, उस कापा को इम्प्लीमेंट करना है और उसका फॉलो अप लेना है टाइम टू टाइम। इसमें आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इवेंट्स और इंसिडेंट में बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग रिकॉर्ड रिव्यू। जब रिकॉर्ड का रिव्यू करते हैं तब इंसिडेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर कोई स्टाफ ऑब्जर्व करता है किसी भी काम को तो वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगा उसका कोई भी इंसिडेंट का। या फिर जब ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट्स होती है, जैसे क्यूए का ऑडिट होता है, तो वहाँ पे इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। या फिर एक्सटर्नल ऑडिट होता है या रेगुलेटरी कोई ऑडिट होता है तो वो भी वहाँ भी आइडेंटिफाई करते हैं इंसिडेंट को। इंसिडेंट्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली आफ्टर दे हैव अकर्ड। कुछ भी हो, इंसिडेंट, प्रॉब्लम, इशू कुछ भी हो, उसे इमीडिएटली आपको रिकॉर्ड करना होता है as memory is fresh. Evidence is in its place and immediate corrective action can be initiated to protect others. और immediate action लेना होता है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, एविडेंस उसी प्लेस पे रखना है और एकदम से आपको करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि ये एरर ये किसी दूसरे को प्रॉब्लम, किसी दूसरे के साथ प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। A description of incident problem is written that concise but complete. The description of incident problem is written, जो भी incident problem है उसका description उसे concise form में लिखना, उसे अच्छे से complete करना। The description must be enough information so that the specified प्रॉब्लम कैन बी ईजिली अंडरस्टूड। और उस डिस्क्रिप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करना, उस इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करना ताकि वो प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टूड किया जा सके। कुछ एग्जांपल इंसिडेंट के मैं बता रहा हूँ, जैसे रॉन्ग प्रोडक्ट कोड आपने डाल दिया, या फिर इनकरेक्ट एक्सपायरी डेट आपने डाल दिया, या फिर क्रिटिकल और मेजर ऑडिट फाइंडिंग, कुछ भी क्रिटिकल पॉइंट या मेजर पॉइंट ऑडिट के टाइम पे आपका मिलता है, या फिर सिग्नेचर और डेट्स ओमिट फ्रॉम द रिकॉर्ड में सिग्नेचर और डेट नहीं है। देन डॉक्यूमेंटेशन नॉट क्लियर, डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं, कुछ भी आपका इंसिडेंट है, कुछ भी आपका डाटा इंटीग्रिटी इश्यूज है, वो सब इसी के अंदर कवर होता है। रिस्क असेसमेंट की अगर बात करें तो द प्रॉब्लम मस्ट बी इवेलुएटेड टू डिटरमाइन द नीड फॉर इमीडिएट करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन एंड द लेवल ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट एंड रिस्क ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपको करेक्टिव एक्शन क्या लेना है, प्रिवेंटिव एक्शन क्या लेना है, उसका लिस्ट आपको तैयार कर लेना है। देन उसके बाद इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्शन प्लान करना है, अपना इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक्शन प्लान करना है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रहा है रिस्क मैट्रिक्स के नाम से। इसमें जो रेड कलर में दिया गया है, रेड कलर मतलब वेरी हाई, 24 to 30 अगर मार्क किया गया है तो वो वेरी हाई उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। 15 to 20 अगर मार्क किया गया है तो उसका हाई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर 8 to 12 येलो मार्क दिया है तो उसका मीडियम या मॉडरेट आप बोल सकते हैं। और अगर
ग्रीन मार्क किया है तो उसका लो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना एक्शन प्लान करते हैं। रिस्क इसमें देख सकते हैं रिस्क प्रायोरिटी एक्शंस, जैसे 20 to 25 इनटॉलरेबल रहेगा, मार्किंग अगर रहेगी तो वर्क शुड नॉट बी स्टार्टेड और कंटिन्यूड अंटिल रिस्क हैज़ बीन रिड्यूस्ड। 12 to 19 रहेगा सब्सटेंशियल, अर्जेंट एक्शन नीड टू बी टेकन रिड्यूस द रिस्क टू एटलीस्ट टॉलरेबल लेवल। रिस्क नीड 18 to 20, 8 to 11 moderate, risk need to be reduced but carefully measured against cost, and an assessment will be needed to determine the level of control required. 4 to 7 tolerable रहेगा and 1 to 3 ट्रैवल रहेगा, इसके लिए नो एक्शन रिक्वायर्ड। इमीडिएट एक्शन की बात करें तो नेक्स्ट वन इज इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन की बात करें तो इट इज़ एन एक्शन टेकन टू क्विकली रिजोल्व द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम इंसिडेंट। ये क्या एक एक्शन है जिसे इमीडिएटली हम लोग प्लान करते हैं ताकि प्रॉब्लम को क्विकली रिजोल्व किया जा सके। इट आल्सो हेल्प इन गेनिंग कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, ये सिचुएशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फॉर एन एग्जांपल ऑफ इमीडिएट एक्शन टेकन लाइक प्रोडक्ट रिकॉल एंड क्वारंटाइन। ये अगर कोई प्रोडक्ट में आपका प्रॉब्लम आता है तो उसे तुरंत आपने रिकॉल कर लिया, क्वारंटाइन कर दिया, दैट इज़ द इमीडिएट एक्शन। QA ने कोई पॉइंट नोटिफाई किया, दैट इज़ द इमीडिएट एक्शन। इंस्ट्रूमेंट रिमूव फ्रॉम द सर्विस के लिए इंस्ट्रूमेंट को रिमूव कर दिया आपकी जगह से, तो वो भी एक तरह का इमीडिएट एक्शन है अगर इंस्ट्रूमेंट आपका सही वर्क नहीं कर रहा है। या प्रोडक्ट डिस्कार्ड कर दिया, आपका प्रोडक्ट सही नहीं बना तो उसे आपको डिस्कार्ड करना होगा, दैट इज़ द इमीडिएट एक्शन। इंटरप्शन ऑफ प्रोडक्शन अंटिल प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व्ड, अगर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता तो प्रोडक्शन को इंटरप्ट करना वो भी एक तरह का इमीडिएट एक्शन होगा। नाउ रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन। रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन के लिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था रूट कॉज एनालिसिस के लिए, तो वो आप देख लीजिएगा। उसे मैंने बताया था कि रूट कॉज एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। उसके लिए हम लोग 5Y या जो फिश बोन इशिकावा डायग्राम है वो हम यूटिलाइज करते हैं। तो इसके लिए हम डायग्राम यूज़ करते हैं, जैसे कुछ रूट कॉज एनालिसिस टूल है, जैसे 5Y टेक्निक जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इशिकावा डायग्राम या फिश बोन डायग्राम हम लोग बात कर चुके हैं। इसके अलावा पैरेटो चार्ट होता है एक, और फॉल्ट ट्री एनालिसिस होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं 5Y या फिर इशिकावा डायग्राम हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द रूट कॉज ऑफ एरर्स। नाउ कंक्लूजन एंड क्वालिटी डिसीजन। इसके अलावा समराइज द आइडेंटिफाइड रूट कॉज एंड इट्स इम्पैक्ट एंड रिस्क फॉर द कंपनी एंड कस्टमर। समराइज करना होता है इसमें, क्योंकि रूट कॉज जो आता है उसका इम्पैक्ट, रिस्क असेसमेंट करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्वालिटी के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है या कंपनी और कस्टमर के ऊपर तो नहीं उसका इम्पैक्ट आ रहा है। देन डॉक्यूमेंट द क्वालिटी डिसीजन सच एज, जो भी क्वालिटी डिसीजन रहेंगे उसका डॉक्यूमेंट करना होगा, जैसे नो इम्पैक्ट ऑफ डेविएशन ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी, एफिकेसी और सेफ्टी, प्रोडक्ट कैन बी रिलीज्ड, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये इसका डॉक्यूमेंट रेडी करना होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, एफिकेसी के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर, प्रोडक्ट को हम इजीली रिलीज़ कर सकते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके अलावा प्रोडक्ट इज़ रिजेक्टेड ड्यू टू मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर मेजर इम्पैक्ट होता है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग रिजेक्ट करते हैं या फिर प्रोडक्ट को रिकॉल करते हैं। ये क्या एक तरह की क्वालिटी डिसीजंस है जो हमें लेने होते हैं। नाउ एक्शन प्लान की अगर बात करें, based on the result of root cause analysis, all the tasks required to correct the problem and prevent its reoccurrence are identified and included in action plan. According to root cause analysis, जैसा भी root cause निकल के आता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्शन प्लान लेते हैं, और क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, क्या उसका करेक्टिव एक्शन लेना है, वो हम प्लान करते हैं। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर असाइंड
एंड ड्यू डेट्स आर गिवन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की जाती है और ड्यू डेट दी जाती है कि कब उसे इम्प्लीमेंट करना है उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। देन अटेंशन शुड बी पेड ऑन करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़, और अटेंशन भी पे करनी है फॉर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज़। नाउ इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलोअप की अगर बात करें, एक्शन प्लान इज एग्जीक्यूटेड एंड ऑल टास्क आर कंप्लीटेड। इन सब का आपको फॉलोअप लेना है और इम्प्लीमेंट करना है। एक्शन प्लान आपका एग्जीक्यूट हो चुका है और सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, उसका फॉलोअप भी आपको टाइम टू टाइम लेना होगा। द एक्शंस देन दैट आर टेकन आर सिमल्टेनियसली डॉक्यूमेंटेड। जो भी आपने एक्शन लिया है उसे डॉक्यूमेंट आपको करना होगा। the appropriateness and effectiveness of action taken is evaluated। जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसका appropriateness, उसका effectiveness कितना है वो भी आपको evaluate करना होगा। and closure of CAPA is done after successful implementation। और फिर कापा का क्लोजर भी आपको करना है जब वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। थैंक यू। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।